दोस्तों नमस्कार। जिस तरह से पंजाब में किसानों के ऊपर सरकारी कार्रवाई हुई है, उनके तंबू उखाड़ दिए गए हैं, नेताओं को अरेस्ट कर लिया गया है, इससे दो बातें तो बहुत क्लियर है। केजरीवाल को ये बात समझ में आ गई है कि राजनीति में वादे करना बहुत आसान है, लेकिन निभाना बहुत मुश्किल है। दिल्ली में हार एक कारण, और जिस तरह से पंजाब में हालात बिगड़ रहे हैं और जिस तरह से किसानों ने पंजाब को घेराबंदी कर रखी है, उससे कहीं ना कहीं केजरीवाल को ये समझ में आ गया है कि पॉलिटिक्स में लॉजिक भी बहुत जरूरी है। और दूसरी तरफ बात है आर्थिक मुद्दे की। पंजाब वैसे ही दिवालिया हो चुका है और जो मांगे किसान कर रहे हैं, अगर पंजाब सरकार वो मान लेती है तो तनख्वाह के भी पैसे नहीं बचेंगे। अब सवाल इस बात का है कि इसका रास्ता क्या है। किसानों ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार के साथ बैठकर लीगल गारंटी फॉर एमएसपी को लेकर करीब 4-5 घंटे बात करी, और यह मुद्दा पिछले कई सालों से गरमाया हुआ है। लेकिन सवाल इस बात का है कि लीगल गारंटी से क्या किसानों का भला होगा। मैंने कई वीडियो इस पे डिटेल में बनाए हैं। आज मैं आपको लेटेस्ट जानकारी विद कॉस्ट कंपैरिजन बताऊंगा कि क्या स्थिति हो सकती है और किन सवालों के जवाब जरूरी हैं अगर हम एमएसपी की लीगल गारंटी की बात करते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। करीब 8-9 स्लाइड्स हैं, उसमें 8-9 सवाल हैं, कुछ डेटा है, कुछ ग्राफ्स हैं। ये आपको बताएंगे कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। फिर आप भी सोचिएगा कि क्या सरकार एमएसपी की लीगल गारंटी दे सकती है, अगर हाँ तो कैसे दी जाए, और अगर लीगल गारंटी का प्रस्ताव पारित किया जाना चाहिए तो उसके लिए क्या क्या चुनौतियां सामने आएंगी। इन बातों को समझना जरूरी है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो को शेयर करिए, अपने किसान साथियों में शेयर करिए, जो लोग इस क्षेत्र में इंटरेस्ट रखते हैं उनके साथ शेयर करिए, पॉलिसी मेकर्स के साथ शेयर करिए, ताकि हम एक लॉजिकल डिस्कशन कर सकें। क्योंकि ये बात तो तय है हिंदुस्तान में दोस्तों कि हम इस बात को तो मानते हैं कि किसानों की हालत अच्छी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसान खुशहाल हैं, किसानों की आर्थिक स्थिति काफी खराब है। लेकिन क्या एमएसपी की गारंटी उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारेगी, सवाल ये है, या सरकार को कुछ और कदम उठाने होंगे। पहला सवाल तो यही आता है कि अगर एमएसपी की गारंटी और जिस तरह से डॉक्टर स्वामीनाथन ने एक एमएसपी का फॉर्मूला दिया, अगर वो इतना ही लॉजिकल था, सही था, किसानों के हित में था, देशों के हित में था, तो सवाल इस बात का है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जो एक इकोनॉमिस्ट थे और जिनके पास पूरा समर्थन था अपोजिशन का और रूलिंग पार्टी का उस समय, एक्सेप्ट बीजेपी, सभी उनके साथ थे, ऐसी स्थिति के अंदर उन्होंने इन दोनों मांगों को क्यों नहीं माना। सवाल इस बात का है। इसका मतलब जो दिखाया जा रहा है, जो कहा जा रहा है, वो उचित नहीं है। जहां तक बात है डॉक्टर स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट की, मैं उसको लॉजिकल इसलिए नहीं मानता हूं क्योंकि उसमें बहुत सारी बड़ी बड़ी खामियां हैं। उनको दरकिनार करके ये रिपोर्ट कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल एजेंडे को सर्विस करने के लिए बनाई गई लगती है। आपने इस रिपोर्ट को पढ़ा है या नहीं, लेकिन बहुत सारी जगह पे वो रिपोर्ट आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी है और लॉजिक भी कहीं ना कहीं मिसप्लेस लगते हैं। अब आपके सामने सबसे पहला सवाल ये है दोस्तों कि इस समय अगर हम एमएसपी गारंटी की बात करते हैं तो भारत दुनिया में अकेला नहीं है। आप कोविड से पहले चले जाइए, मैं जो आपके सामने जानकारी रख रहा हूं उसको आप ध्यान से देखिएगा। ये जो पीली लाइन है ये है एमएसपी की। एमएसपी मैंने पिछले 20 साल का प्लॉटिंग किया है। आप लगातार ये देखिए कि एमएसपी बढ़ रहा है। दूसरी तरफ अंतरराष्ट्रीय बाजार, मैं बात कर रहा हूं सोयाबीन की। सोयाबीन ऊपर नीचे चढ़ता रहा और करीब 2015 के बाद से लगातार एमएसपी जो थी वो अंतरराष्ट्रीय बाजार से ऊपर थी, और सिर्फ कोविड के टाइम पे आपने देखा होगा कि थोड़ा सा बदलाव आया, अंतरराष्ट्रीय बाजार चढ़े क्योंकि उस समय सप्लाई डिसरप्शन था। अब अगर आप पिछले 20-10 साल का अगर आप आंकड़ा देखते हो तो लगातार जो सोयाबीन है वो अंतरराष्ट्रीय बाजार में उसके दाम एमएसपी से नीचे है। ऐसी स्थिति के अंदर अब आप एक प्रैक्टिकल चीज सोचिए कि हिंदुस्तान में तेलों का आयात इतना क्यों हो रहा है। क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में अगर सोयाबीन सस्ता है तो निश्चित रूप से उस सोयाबीन से बनने वाला तेल भी सस्ता होगा। इसीलिए आज हिंदुस्तान में करीब 65% जो खाने का तेल है वो हम आयात करने लगे हैं। हम भारत के जो किसानों का सोयाबीन है वो हम इसलिए कंपनियां खरीद रही हैं कि उससे वो खल बना सके और मुर्गी पालन और पशु चारे के रूप में उसका इस्तेमाल हो सके। तेल बनाना हिंदुस्तान में महंगा हो गया है। तो जहां पे ऑयल पहले मेन प्रोडक्ट था,
पशु का चारा जिसको खल बोलते हैं, वो बाई प्रोडक्ट होता था। आज की तारीख में बिकॉज ऑफ दिस कॉस्टिंग अब खल जो है वो मेन प्रोडक्ट हो गया है। इंडियन मिलर्स के लिए जो ऑयल है वो बाई प्रोडक्ट हो गया। अब सवाल इस बात का है कि अगर वो बाई प्रोडक्ट हो गया तो पूरी कमाई खल से होगी। और जब खलों की हम बात कर रहे हैं तो हिंदुस्तान में जो मुर्गी पालक है वो ये कहता है कि साहब हिंदुस्तान में खल के रेट बहुत ज्यादा हो गए हैं, इसको कंट्रोल करना चाहिए, नहीं तो आप हमें आयात करने दो। इससे क्या होगा, स्थिति और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, जिसकी चर्चा मैं कभी और आपसे करूंगा कि डीडीजीएस आने के बाद सोयाबीन की हालत और भी ज्यादा क्यों खराब होगी। मैं अभी सिर्फ आज बात कर रहा हूं एमएसपी को लेकर, ये हमारे सामने आंकड़ा है। अब हम बात करते हैं एक और क्रॉप की जो पंजाब के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। हम बात कर रहे हैं इस समय, अगर आप ध्यान से देखें तो मक्के की। अब मक्के का एमएसपी भी लगातार बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो 2015 के बाद से या इनफैक्ट 14 के बाद से लगातार मक्का कम था और कोविड के बाद तेजी से ऊपर बढ़ा। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि हमारा एमएसपी बढ़ता जा रहा है और वापस अब मक्के के रेट धीरे धीरे कम होने लगे हैं या रुक रहे हैं। ऐसी स्थिति के अंदर अब सवाल इस बात का है कि क्या होगा। ऐसी स्थिति के अंदर आने वाले दिनों में हमारे यहाँ जो मक्का आधारित उद्योग है वो महंगा होगा, खासकर मुर्गी पालन उद्योग जो 60% मक्के की खपत करता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार से मुर्गी जो है वो इंपोर्ट होने लगेगी। हमारे जो कृषक हैं, जो मुर्गी उत्पादक हैं, उनके लिए प्रॉब्लम आएगी। जब उनको प्रॉब्लम आएगी तो मक्का कौन खरीदेगा, समस्याएं और गंभीर हो जाएंगी। इसको भी हमें समझना होगा। एक और इंपॉर्टेंट क्रॉप जिसकी हम बात कर रहे हैं जो पंजाब से संबंधित है वो है वीट की। अब वीट के भी हालात देख लीजिए। 2015 के बाद से अंतर्राष्ट्रीय बाजार जो है वो नीचे था। कोविड के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार ऊपर गया, लेकिन अब दोबारा तेजी से नीचे आ रहा है और दूसरी तरफ हमारा एमएसपी लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसी स्थिति के अंदर दोस्तों, अगर हम ये कहें कि यूक्रेन वॉर अब खत्म हो जाएगा, कोविड के बाद सिचुएशन नॉर्मल हो जाएंगी, अब ट्रंप साहब जो कर रहे हैं वो हमारे सामने है, अगर मान लीजिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार फिर भारत की एमएसपी से नीचे हो जाता है, उस स्थिति के अंदर क्या होगा। अब सवाल ये सबसे बड़ा हमारे सामने है। तो जो सवाल हमारे सामने आता है वो ये कि अगर मान लीजिए कि एमएसपी पे खरीदार नहीं होंगे, मैं व्यापारी हूं, मैं इंपोर्ट कर लूंगा, जैसे मैं तेलों का आयात कर रहा हूं, दालों का आयात कर रहा हूं, कुछ मामलों में कॉटन का आयात कर रहा हूं, मसालों का आयात कर रहा हूं, बाकी चीजों का आयात हो रहा है। हमारे यहाँ पे इतनी चैलेंजेस आते हैं कि हम एक्सपोर्ट पे बैन लगा देते हैं क्योंकि हमें नहीं पता कि महंगाई कंट्रोल कैसे होगी। ऐसी स्थिति के अंदर मान लीजिए कि आयात होता है और डोमेस्टिक किसान का माल, हमारे किसानों का माल अगर नहीं बिकता है, उस स्थिति में क्या होगा। और एमएसपी पे नहीं बिकता है। आज सोयाबीन एमएसपी के नीचे बिक रहा है, दालें एमएसपी के नीचे बिक रही हैं, बाकी जो तिलहन एमएसपी के नीचे बिक रहे हैं। ऐसी स्थिति के अंदर अगर लीगल गारंटी हो जाती है और एमएसपी पे खरीदार नहीं मिलेंगे तो वही माल कौन खरीदेगा। सवाल इस बात का है, क्या सरकार खरीदेगी, क्या राज्य सरकार खरीदेगी, क्या किसान संगठन खरीदेंगे, या वो किसानों के पास ही माल पड़ा रहेगा और जो उसको माल बेचने के पैसा मिलता, मान लीजिए कि 10% 20% डिस्काउंट पे भी वो बेचता तो उसकी कुछ तो कमाई होती। अब हालात ये है कि उसका माल बिक ही नहीं रहा है, पूर्ण रूप से वो सामान किसान के पास ही रह गया। ऐसी स्थिति के अंदर किसानों का फायदा हुआ या नुकसान, इसका जवाब कौन देगा। तो पहला सवाल मेरा सभी लोगों से जो एमएसपी की लीगल गारंटी की चर्चा में शामिल है, उनसे मेरा सवाल यह है कि पहला मुझे बताइए कि अगर एमएसपी पे खरीदार नहीं होंगे तो कौन खरीदेगा। इसका जवाब जरूरी है। दूसरी बात, अगर मान लीजिए बाजार के अंदर क्वालिटी का माल आता है, अलग अलग क्वालिटी का माल होता है, एग्रीकल्चर फैक्ट्री तो है नहीं, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग क्वालिटी आती है, कभी खराब आती है, कभी अच्छी आती है, कभी मीडियम आती है, कभी डैमेज्ड आती है। तो जब आप एमएसपी के लिए माल बेचेंगे तो उसका क्वालिटी नॉर्म क्या होगा, क्योंकि भारत सरकार का एफएसएसएआई का जो कानून है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट ऑफ इंडिया, वो तो ये साफ साफ बोलता है कि कोई भी खाने की वस्तु एफएसएसएआई के स्टैंडर्ड से नीचे ना बेची जाएगी, ना खरीदी जाएगी, ना स्टोर की जाएगी, ना ट्रांसपोर्ट की जाएगी, अगर वो खाने के लिए है। ऐसी स्थिति में जब किसान खाने के लिए गेहूं बेच रहा है तो क्या वो एफएसएसआई का मानदंड लागू होगा जब वो एमएसपी पे बेच रहा है। क्योंकि अभी अगर आप दाम तय कर रहे हैं तो क्वालिटी भी तय करनी पड़ेगी।
फिर आप ये नहीं कह सकते कि हम सिर्फ दाम की बात करेंगे और क्वालिटी हमें नहीं पता। ये लॉजिक कभी बैठेगा ही नहीं, क्योंकि जो व्यापारी है वो पैसा देने को तैयार होगा प्रोवाइडेड उसको क्वालिटी मिले। अगर वो कम दाम देता है तो वो ये सोच के देता है कि खराब क्वालिटी है, मैं उसको फैक्ट्री ले जाऊंगा, साफ सुथरा करूंगा, प्रोसेस करूंगा, क्लीनिंग करूंगा, जो भी करूंगा उस पर मेरा भी खर्चा आएगा, उसके बाद वो प्रोडक्ट नॉर्म्स के साथ बेचने लायक होगा, उस पर जो खर्चा जुड़ेगा वो भी मैं जोड़ूंगा और उसके बाद बेचूंगा, उसका एमआरपी तय करूंगा। इसीलिए वो सब चीजें फैक्टर इन करके, डिस्काउंटिंग करके फिर वो मंडी में खरीदारी करते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर जब आप एमएसपी मिनिमम कर दोगे, फिक्स कर दोगे, तो क्वालिटी नॉर्म्स क्या होंगे, ये सवाल का जवाब कौन देगा? या बिना क्वालिटी के हम सिर्फ दाम तय कर रहे हैं, कल को सड़ा हुआ माल मंडी में आएगा और किसान संगठन और जो ये जत्थेबंदियां ये खड़ी हो जाएंगी कि सड़ा हुआ भी माल आपको एमएसपी पे लेना पड़ेगा, क्योंकि कानून बोलता है और कानून क्वालिटी की बात नहीं करता है। तो अदालतें भी उस स्थिति में क्या करेंगी, ये हमें सोचना होगा। मान लीजिए कि एमएसपी पे एफएसएसआई का माल, ग्रेड का माल बिक भी गया, जो माल एफएसएसआई ग्रेड का नहीं है वो कम से कम 50% होगा, 50 से 70% के बीच में, इस बात को आप मान लीजिए। वो माल कौन खरीदेगा और किस रेट पे खरीदेगा? क्या उसके लिए ग्रेडिंग सिस्टम बनेगा? क्या उसके लिए प्राइस डिस्काउंटिंग सिस्टम बनेगा? क्योंकि ये भी हो सकता है कि व्यापारी किसानों को गुमराह करें ये कह के, माल उसका अच्छा है, एफएसएसआई का नॉर्म मीट करता है, लेकिन वो कहेंगे नहीं तेरा माल बी ग्रेड है, सी ग्रेड है, हम तो इसको 50% डिस्काउंट पे लेंगे। उस स्थिति के अंदर सरकार के पास क्या रास्ता होगा? पंजाब के जो किसान है या देश के बाकी किसान है उनके पास क्या रास्ता होगा? क्या इसका जवाब किसान संस्थाओं को नहीं देना चाहिए जो जत्थेबंदियां प्रदर्शन कर रही हैं? इन सवालों का जवाब देंगी या नहीं? अगर एमएसपी अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमतों से अधिक होगी तो क्या होगा? उस स्थिति के अंदर व्यापारी किसान से नहीं खरीदेगा, आयात करेगा, और भारत पे दबाव है कि आप एग्रीकल्चर की कस्टम ड्यूटी आप उसको कम करें। मान लीजिए कि कम नहीं भी करते, आज करीब 40% का एवरेज, हम 39% एवरेज है एग्रीकल्चर में, हम उसको मान भी लेते हैं कि सरकार नहीं कम करेगी ट्रम्प साहब के दबाव में आके, लेकिन हर साल तो आप एमएसपी बढ़ा रहे हो, हर साल आप कस्टम ड्यूटी बढ़ा नहीं सकते। 2 3 4 साल बाद एमएसपी इतना बढ़ जाएगा कि वो कस्टम ड्यूटी लगाने के बाद भी अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार से सस्ता माल भारत आएगा, उस स्थिति में क्या होगा? क्योंकि क्या किसान जत्थेबंदियां इस बात को तैयार है मानने को कि आज के बाद एमएसपी हम नहीं बढ़ाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय बाजार से हम 20-30% कम ही रेट रखेंगे? क्या इस तरह का कोई फॉर्मूला बन सकता है एमएसपी का? क्योंकि स्वामीनाथन फॉर्मूला तो इलॉजिकल है। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू स्वामीनाथन, उनका फॉर्मूला एब्सोल्युटली कोई लॉजिक नहीं रखता है जिस तरह से उन्होंने प्रपोज किया है। ऐसी स्थिति के अंदर क्या होगा, किसान कहां जाएगा, ये बात भी हमें समझनी होगी। दूसरी बात, मान लीजिए कि एमएसपी बढ़ा दिया हमने, 5%, 10%, 20% एमएसपी आने 4 साल में बढ़ा दिया। अभी हमने चलो किसानों तक तो पैसा पहुंचाया, लेकिन एमएसपी के साथ साथ जो मंडियों के टैक्स हैं, जो खर्चे हैं, वो भी बढ़ते जाते हैं। तो एक तो आप कीमत ज्यादा दे रहे हो, उसके ऊपर ओवरहेड्स भी आप ज्यादा दे रहे हो। पूरी दुनिया एफिशिएंसी की बात कर रही है, टेक्नोलॉजी की बात कर रही है, हमारे यहाँ पे उसकी कोई बात नहीं होती। हम सीधा सीधा मंडियों में परसेंटेज लगा के कमीशन तय कर देते हैं। क्या ये उचित है? क्या हमें जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो क्वांटिटी पे नहीं होनी चाहिए, वैल्यू पे क्यों है? क्या भारत सरकार को इस पे कोई कानून बनाने का विचार नहीं करना चाहिए? ये बात सही है कि एमएसपी के जो आड़तीए हैं या मंडियों के जो आड़तीए वो शोर मचाएंगे, लेकिन देश हित में अगर मंडियों में अगर आड़तीए हैं और वो अपनी कमाई नहीं खोना चाहते, तो क्या देश उसकी कीमत चुकाए? क्या कंज्यूमर उसकी कीमत चुकाए? क्या हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर उसकी कीमत चुकाए? कौन कौन कीमत चुकाएगा? कुछ हजार आड़तियों के लिए कुछ करोड़ लोगों को आप बलि चढ़ाएंगे? सवाल इस बात का है। क्या भारत सरकार में राजनीतिक क्षमता है या राज्य सरकारों में है कि आप लॉजिकल बात करें और आगे की बात करें? अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि किसान जो है वो पशु चारा भी खरीदता है। अब पशु चारे का रेट क्या होगा? मान लीजिए मेरे को मुर्गी के लिए मक्का खरीदना है, क्या मैं एमएसपी पे खरीदूंगा, एमएसपी से नीचे खरीदूंगा? आज की तारीख में जो चीज सस्ती मिलती है, किसान उसको खरीद के पशुओं को खिला देता है। उदाहरण के लिए अगर मक्का महंगा है तो बाजरा खिला दिया, अगर कोई और चीज सस्ती है तो उसको आपने खिला दिया। कहने का मतलब यह है कि जब लगातार अगर एमएसपी हम बढ़ाते जाएंगे तो जो पशु चारा उद्योग है या जो किसान पशु रखते हैं उनका क्या होगा? क्या किसान भी सारी फसलें एमएसपी पे खरीदेगा? क्योंकि सवाल इस बात का है कि आलू का किसान तो आलू उगा रहा है,
उसको तो चावल भी खरीदना है, गेहूं भी खरीदना है, दालें भी खरीदनी है, तेल भी खरीदना है, बाकी सब्जियां भी खरीदनी है। तो क्या सारी चीजें किसान एमएसपी पे खरीदने को तैयार है? हर साल जब एमएसपी बढ़ेगा तो क्या किसान के लिए महंगाई नहीं बढ़ेगी? उस स्थिति में क्या किसान ये कहेगा कि महंगाई बढ़ रही है और सरकार कुछ नहीं कर रही? सरकार तो करना चाहती है, लेकिन एमएसपी तो लगातार आप बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या होगा? कौन जिम्मेवार होगा इस इन्फ्लेशन का? ये बात हमें समझनी होगी। क्या किसान नेता इस बात का जवाब देंगे? इसका साथ दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है वो ये कि हिंदुस्तान में आज हम 80 करोड़ लोगों के लिए अनाज बांट रहे हैं पीडीएस से। तो हर साल आप एमएसपी बढ़ाते हैं तो पीडीएस का बिल भी बढ़ जाता है। आज करीब हम 2 लाख करोड़ के ऊपर पीडीएस के लिए खर्चा कर रहे हैं हर साल। और हर क्रॉप में अगर हमने एमएसपी लगा दिया तो आपका जो सब्सिडी बिल है 4 लाख 5 लाख हो जाएगा। क्या भारत सरकार के पास इतना पैसा है? आज भी भारत सरकार अपने ब्याज का, अपने जो लोन है उसका ब्याज चुकाने के लिए उधार लेना पड़ रहा है। पैसा नहीं है भारत सरकार के पास। उस पे अगर आप और खर्चा बढ़ा देंगे, ऐसी स्थिति में क्या होगा? क्या पीडीएस का बिल बढ़ेगा? क्या सब्सिडी नहीं बढ़ेगी? ऐसी स्थिति में एक तरफ हम ट्रंप साहब को कह रहे हैं कि हम डब्ल्यूटीओ को फॉलो कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम डब्ल्यूटीओ को भी इग्नोर कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर भारत इस तरह की कार्रवाइयां करेगा तो भारत के जो बाकी उद्योग क्षेत्र हैं उस पर अगर दुनिया ने कार्रवाई शुरू कर दी तो क्या होगा? तो इसीलिए ये मुद्दा काफी कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। और उसके अलावा लगातार अगर एमएसपी बढ़ती गई तो क्या ऐसी स्थिति के अंदर भारत एक्सपोर्ट कर पाएगा? क्योंकि जैसा मैंने आपको ग्राफ में दिखाया कि 2015 के बाद से तो हमारे यहाँ पे जितना भी एमएसपी था वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार से ज्यादा था। फिर उस पर प्रोसेसिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट, ट्रांसपोर्ट, पैकेजिंग, वो सब अलग है। मैं तो सिर्फ एमएसपी की बात कर रहा हूँ। और जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार का रेट मैं बता रहा हूँ वो फिनिश्ड गुड्स का है, वो फार्म गेट प्राइस नहीं है। वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आपको उस रेट पे माल मिल रहा है। आपको सिर्फ भाड़ा लगा के और कस्टम ड्यूटी लगा के आपका प्रोडक्ट रेडी टू सेल ऑलमोस्ट तैयार मिल जाता है। डिपेंड करता है कि आप पैकेजिंग कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसी स्थिति के अंदर भारत के निर्यात का क्या होगा? जब भारत का निर्यात बंद हो जाएगा तो भारत में जब सरप्लस होगा कई क्रॉप्स में तो रेट और गिरेंगे। उस स्थिति के अंदर जब सप्लाई बढ़ेगी, डिमांड नहीं होगी, तो क्या होगा? मेरा पहला सवाल कि अगर किसान का माल नहीं खरीदा गया तो कौन खरीदेगा? इस बात को हमें देखना होगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या जितना एमएसपी की गारंटी की बात रही वो पंजाब के किसानों के लिए होगा? क्या संविधान इस बात की आजादी देता है कि हम किसानों के साथ पक्षपात करें? दूध का किसान भी कहेगा एमएसपी चाहिए, अंडे का भी कहेगा, मुर्गी का भी कहेगा, बकरी का भी कहेगा, टमाटर वाला भी कहेगा, सब्जियों वाला भी कहेगा, फल वाला भी कहेगा, हर फसल वाला कहेगा। ओवरऑल जो एग्रो इकोनॉमी है वो करीब हमारे यहाँ पे 40 से 45 लाख करोड़ के आसपास है। ऐसी स्थिति के अंदर क्या सिर्फ हम पंजाब के किसानों को खुश करने के लिए जो सिर्फ एफसीआई को माल देना चाहते हैं, वो बाजार में आना ही नहीं चाहते क्योंकि उन्होंने बाजार कभी सीखा ही नहीं। कहते वो जरूर है कि हमारे यहाँ मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे अच्छा है, वो मार्केटिंग नहीं है, वो सिर्फ एफसीआई की सर्विस सेंटर से, वह मार्केटिंग नहीं होती। कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसी स्थिति है तो बाकी किसानों का क्या होगा? क्या उनका अधिकार नहीं है? क्या संविधान में भारत सरकार और राज्य सरकारें पक्षपात कर पाएंगी? क्या बाकी किसान कोर्ट नहीं जाएंगे कि हम किसान नहीं है क्या? किसान की परिभाषा तो सेम है। हाँ, ये बात आप कह सकते हैं कि पॉलिसी डिसीजन है, लेकिन पॉलिसी डिसीजन का आधार क्या है? क्या ये आर्बिट्री होगा? जब कोर्ट में इस मुद्दे पे चर्चा होगी तो भारत सरकार के पास क्या लॉजिक होगा? इस देश में अराजकता बढ़ेगी या घटेगी? अभी तो पंजाब में आंदोलन हो रहा है, फिर हर राज्य में होगा। ऐसी स्थिति में क्या होगा? कौन जवाब देगा इनका? ये भी हमें सोचना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, आज भी कंज्यूमर एमएसपी के ऊपर पैसे देता है, किसान को एमएसपी से नीचे मिलता है। ये बीच का पैसा कहां जाता है? किसान नेता कभी इसकी बात नहीं करते, कभी ये नहीं कहते हैं कि मंडियों में सुधार की जरूरत है। वो हमेशा बिचौलियों को साथ लेके चलते हैं। कारण ये है कि जितने भी किसान नेता हैं कहीं ना कहीं वो आड़तीय भी हैं, या आड़तियों के साथ उनका संबंध है, पारिवारिक रिश्ता है या पारिवारिक व्यापार है। वो क्यों खामोश है कि जिस तरह से मंडियों में उनका शोषण होता है, मंडियों में सुधार की जरूरत है। मेरा एक सुझाव है किसान नेताओं के लिए, आप एपीएमसी मंडी में जो मैनेजमेंट होता है आप उसका कंट्रोल क्यों नहीं ले लेते? किसान नेता सारी एपीएमसी मंडियों के ऊपर अपने किसान संस्थाओं का अधिकार क्यों नहीं चाहते?
वो क्यों नहीं चाहते कि ये जब बड़ी-बड़ी आप कोऑपरेटिव चला सकते हो, अमूल जैसी संस्थाएं चला सकते हो, तो सवाल इस बात का है कि एपीएमसी मंडी में किसान नेता क्यों नहीं हस्तक्षेप चाहते कि वहां पे किसानों का अधिकार हो, किसानों की भागीदारी हो। कभी भी आपने किसानों से ऐसी बात नहीं सुनी होगी। इसका कारण बहुत सिंपल है कि जो किसान नेता है वो दोनों तरफ, दोनों हाथ में लड्डू रखना चाहते हैं। एक तरफ तो उनको पता है कि मंडियों में उनके भाई बैठे हैं, उनके रिश्तेदार बैठे हैं, कहीं ना कहीं उनका अपना कोई ना कोई हित मंडियों से जुड़ा हुआ है। और दूसरी तरफ एमएसपी बढ़ा के वो मंडियों में कमीशन बढ़ाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ गारंटी चाहते हैं कि सरकार लगातार खरीदे, ऊंचे दाम पे खरीदे और उनको ऊंचा कमीशन मिलता रहे, तो फसल चाहे किसी भी क्वालिटी की हो वो बिकती रहे, उनको कुछ ना करना पड़े, और दूसरी तरफ कमीशन भी मिले और मंडियों पे कब्जा भी रहे। इस तरह की राजनीति क्या आर्थिक स्थिति के लिए ठीक है? इसमें कौन बर्बाद होगा, सवाल इस बात का है। इसीलिए मेरा ये कहना है कि आप एमएसपी की गारंटी की बात तो कर रहे हो, लेकिन किसानों को कौन बचाएगा? क्या किसान इससे बचेंगे? मुझे नहीं लगता। इनफैक्ट किसान और मुसीबत में आ जाए। राजनीति अपनी जगह, केजरीवाल चाहते हैं कि मान कुर्सी से हटे। जैसे ही विपासना से आए, आते ही उन्होंने सबसे पहले ये हंगामा किया, और अब देखना कि मान सरकार के ऊपर प्रेशर होगा और धीरे धीरे ये माहौल बनेगा कि मान कॉम्पिटेंट नहीं है, उनको रिप्लेस करना चाहिए। फिर केजरीवाल आए या उनका कोई खास आदमी वहां बैठे, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन विपासना के बाद पंजाब की राजनीति गरमाएगी जरूर। किसानों का क्या होगा हमें नहीं पता, लेकिन एमएसपी की गारंटी क्या किसानों के हित में है या नहीं है, जो सवाल मैंने आपसे रखे हैं उन पे चिंतन जरूरी है। आपके जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मुझे उम्मीद है कि आपको इस चर्चाओं में इंटरेस्ट आता होगा। जो भी आपके विचार हैं लिखिए, शेयर करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।